हेलो नमस्कार। आपके अपने चैनल अम्बे होम साइंस क्लासेस में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो आप सभी बहनों को पता है कि टीजीटी पीजीटी का जो है फॉर्म आ गया है और फॉर्म डलाना शुरू भी हो गया है। तो आप लोग बस अपनी तैयारी करिए। आज मैं कक्षा 10 का बोर्ड का पेपर कंप्लीट कर दूंगी, प्री बोर्ड का पेपर। उसके बाद मैं आप लोगों के लिए जो भी टीजीटी पीजीटी की हैं उनके लिए मैं क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो से मैं आप लोगों को दूंगी, ठीक है। और आप सभी लोग जो भी मैं पिछला वीडियो डाली हूँ वो भी एक बार रिपीट कर लीजिएगा और उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए पहले मैं आप लोगों के लिए ये पेपर पूरा सॉल्व करवा देती हूँ। आपके अभी लॉन्ग क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसे कैसे सॉल्व करना है वो पूरा आप अच्छे से देख लीजिए। तो इसमें है आपका ध्वनि प्रदूषण। चौथा प्रश्न का क है। इसके पहले का मैं पूरा करवा दी थी, एक बार देख लीजिए, आप लोग उसे भी देख लीजिए, ठीक है। ये सारा प्रश्न जो है मैं कंप्लीट करवा दी हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी हम लोग देखते हैं अभी जो है चौथा प्रश्न क्या है, ध्वनि प्रदूषण का जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ध्वनि प्रदूषण का जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपका 2 नंबर का ही है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये लिखिए कि ध्वनि प्रदूषण का मानव जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, वो प्रभाव आपको बताना है, ठीक है। आप इसे चाहो तो पॉइंट में भी कर सकते हो, और अगर आप चाहते हो तो आप इसे नंबरिंग में भी करके बता सकते हैं, ठीक है। कैसे, जैसे जो वायु प्रदूषण होता है वो किस प्रकार से हमें प्रभावित करता है, तो आप ऐसे लिखिएगा मैंने वायु प्रदूषण बोला, ध्वनि प्रदूषण है। ध्वनि प्रदूषण अर्थात शोर में वृद्धि का मानव जीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। सर्वप्रथम ध्वनि प्रदूषण जो है ये व्यक्ति की आराम निद्रा में बहुत ज़्यादा विघ्न डालता है। ध्वनि प्रदूषण से हमारा स्वास्थ्य जो है वो बिगड़ जाता है, व्यक्ति चिड़चिड़ा और मानसिक तनाव से ग्रसित हो जाता है। और ध्वनि प्रदूषण को हम डेसिबल से मापते हैं। एक व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा अगर शोरगुल होता है तो वो वहाँ लंबे समय तक कार्य नहीं कर सकता है। इससे क्या होता है, उसका रक्तचाप बढ़ जाता है और हृदय रोग की संभावना बढ़ जाती है। तो इसमें से आपको जो भी आएगा आप उसे कर दीजिएगा, बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये आपका अति लघु है। तो आप 2 लाइन भी लिख दोगे तो बहुत है। इसके बाद है चीनी मिट्टी के बर्तनों की सफाई की विधि। चीनी मिट्टी के बर्तनों की सफाई हम कैसे करते हैं, तो चीनी मिट्टी के बर्तनों की सफाई हम गर्म पानी में विम बार या कोई भी जो भी बर्तन धुलने वाला साबुन है या फिर निरमा घोलकर चीनी मिट्टी के बर्तन की हम सफाई करते हैं। अगर चीनी मिट्टी पर कोई दाग लग जाता है तो उसे हम सिरके के द्वारा उस दाग को छुड़ाते हैं, बस इतना ही लिखना है। थर्मामीटर में क्या भरा रहता है, तो थर्मामीटर में पारा भरा रहता है। फिर उसके बाद है ठंडी सेक के लिए किस साधन को अपनाया जाता है। तो ठंडी सेक के लिए कौन सा साधन अपनाया जाता है, बर्फ की टोपी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फिर है कृत्रिम श्वसन से क्या आशय है। कृत्रिम श्वसन यानी व्यक्ति जब अपने से सांस नहीं ले पाता है तो दूसरे व्यक्तियों द्वारा जो दिया जाता है श्वास क्रिया, जो प्रक्रिया की जाती है उसे ही कहते हैं कृत्रिम श्वसन, ठीक है। कृत्रिम श्वसन में क्या होता है, जो भी व्यक्ति घायल हो या वो किसी भी बीमारी से ग्रसित होता है तो उस अवस्था में व्यक्ति को क्या करते हैं, हम कृत्रिम श्वसन क्रिया करवाते हैं। इसके बाद है आपका लघु त्रिप्रश्न, और इसमें दिया है कि आपको 50 शब्दों में लिखना है। तो हैजा रोग के लक्षण और रोकथाम के उपाय या फिर पेचिश और अतिसार में क्या अंतर, ये एकदम बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसमें से एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। इसके पिछले आप मेरा जो भी कक्षा 10 का आप प्ले ग्रुप में जाके एक बार देख लीजिएगा। कक्षा 10 का मैं कुछ उसमें वीडियो डाली हूँ और उसमें पूरा ये आपका हैजा पेचिश अतिसार जितने भी हैं वो सारे हैं, उसमें उसके लक्षण है, रोकथाम है, उसकी अवधि है और उसका उपाय भी है। तो आप वो सारा वीडियो एक बार देख लीजिएगा और आप लोग के जितने भी डाउट है वो सब क्लियर हो जाएंगे। फिर ऐसे ही आपका प्रदूषण किसे कहते हैं, मानव जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, ऊनी वस्त्रों की सफाई सुरक्षा आप किस प्रकार करेंगी। फिर आपका है भोजन पकाने में
भोजन पकाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? बजट का क्या अर्थ है? बजट बनाने के क्या लाभ है? पारिवारिक बजट में गृहिणी के आय व्यय को नियंत्रित करने के लिए स्पष्ट कीजिए। फिर प्रश्न है, माधुरी ने इतना रुपया लेकर बाजार गया और उसने इतने कपड़े पे, इतने साग और इतने श्रृंगार पर खरीदते, तो अब उसके पास कुल कितने रुपए बचे? ये सारा वीडियो में पिछला सब डाल चुकी हूँ, आप लोग उसे भी एक बार देख लीजिएगा। टीकाकरण क्या है? 2 टीकों के नाम लिखिए। टीकाकरण के बारे में भी मैंने बताया है। जल प्रदूषण से क्या आशय है, ये भी मैं बताई हूँ। तो आपको 50 शब्द में लिखने हैं, तो आप बहुत ज़्यादा लिखने की कोशिश नहीं करिएगा, क्योंकि ये आपका फर्स्ट टाइम एग्जाम है। आप बहुत ज़्यादा उत्तर लिखने लगेंगे अगर शुरू में ही, तो फिर आपको विस्तृत के लिए समय नहीं मिलेगा। बच्चियाँ करती क्या है, अति को बहुत ज़्यादा समय दे देती हैं, लघु को भी दे देती हैं, उसके बाद विस्तृत के लिए वो बहुत, यानी जितना वो लघु का उत्तर लिखते हैं उतने में उनका विस्तृत कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए बेटा, विस्तृत में जो है वो आपके ज़्यादा नंबर के होते हैं। लघु आपका 4 नंबर का है, विस्तृत आपका 6 नंबर 5 नंबर का है, तो आपको उसमें ज़्यादा नंबर मिलेंगे, तो आपको ज़्यादा लिखना होगा, है ना। जैसे अगर आप बहुत अच्छी चीज़ देते हो तो उसके लिए ज़्यादा पैसा देते हो, तो ऐसे ही नंबर भी है। अगर आप कम लिखोगे तो नंबर भी कम ही मिलेगा। तो कोशिश आप ऐसे ही करिएगा कि 50 से ऊपर शब्द ना हो। 50 शब्द बहुत ज़्यादा नहीं होता है। 5 लाइन भी आपने लिख दिया तो बस बहुत है, 5 से 6 लाइन बहुत होता है। तो आप कोशिश करिएगा कि लघु त्रिप्रश्न को बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, और आप में प्रश्नों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो आपको केयरफुली इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आप टाइम मैनेजमेंट करके पेपर सॉल्व करेंगे तो आपका सारा पेपर सॉल्व हो जाएगा और आप सही तरीके से आंसर को लिख पाएंगे। इसके बाद है आपका विस्तृत उत्तरी प्रश्न। इसको 100 शब्दों में लिखना है, तो आप 50 का दूना 100, यानी कि आप जो लघु लिखेंगे उसको आपको उसका दूना लिखना होगा। कम से कम आप 1 पेज तो मांग लीजिए, और 1 पेज में सिर्फ आपको ऐसे ही नहीं लिखने हैं। लिखने का तरीका जो है, अब जैसे प्रश्न में दिया है कि बचत किसे कहते हैं, बचत करने के तरीकों के नाम लिखिए। तो पहले बचत को आपको परिभाषित करना है। बचत परिभाषित करने के बाद आप हेडिंग डालेंगे बचत, पहले आप लिखेंगे ऊपर बचत। बचत लिखकर उसको उसके बारे में पूरा लिखना है, फिर वो हो जाएगा। तो दूसरा आपका आएगा पॉइंट, बचत करने के तरीकों के नाम। ऐसे आप हेडिंग डालिएगा, फिर उसी लाइन में लिख दीजिएगा बचत करने के निम्नलिखित तरीके हैं, और उस हिसाब से फिर आप 1 2 3 4 5 कम से कम मिनिमम 5 पॉइंट तो आपको देने ही हैं। जैसे आप कैसे लिख सकती हैं, बैंक में भी हम पैसे जब बचत कर सकते हैं, डाक खाने में कर सकते हैं, जीवन बीमा के द्वारा कर सकते हैं, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा कर सकते हैं, सरकारी कोई ब्रांड खरीद के कर सकते हैं, या फिर किसी भरोसेमंद कंपनी में इन्वेस्ट करके कर सकते हैं। तो आप ऐसे ऐसे करके 1 2 3 4 5 कम से कम हेडिंग लिखिएगा, और उन हेडिंग के बारे में 1 2 लाइन लिख दीजिएगा। तो ये जो है वो देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं, और आपको उसके अच्छे नंबर भी मिल जाएंगे। और ये सब लिखने के बाद अंडरलाइन करना बहुत जरूरी। जैसे बचत आपने लिखा तो बचत को बिल्कुल अंडरलाइन करिएगा। एक आपका यहाँ शुरू होगा, दूसरा लाइन इधर, फिर तीसरा लाइन यहाँ से। मैं एक बार कोशिश करूँगी कि आपको एक पूरा प्रश्न हल करके दिखाऊं कि आपको किस तरह से प्रश्न के उत्तर देने हैं और आपको कैसे लिखना है। तो आप सभी लोग कोशिश करिएगा सारे प्रश्न अटेंड हो जाए। इसके बाद अब देखिए, आपको लघु में भी 2 2 मिलेंगे प्रश्न, 2 प्रश्न में से एक ही करना रहेगा, और विस्तृत में भी 2 में से एक ही करना रहेगा। तो ये तो मुझे पता है कि मैंने लगभग आपके सारे प्रश्न करवा दिए हैं कंप्लीट। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग पूरे प्रश्न अच्छे से करेंगे। इसके बाद क्या है इसमें दिया, एक स्वस्थ व्यक्ति और रोगी के भोजन में क्या अंतर है। रोगी व्यक्ति को भोजन देते समय किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे। तो आपको सभी प्रश्नों के उत्तर देना है। ऐसा नहीं सिर्फ आपने लिख दिया कि एक स्वस्थ व्यक्ति और रोगी में भोजन में क्या अंतर, वो नहीं लिखना, आपको दोनों प्रश्न अटेंड करने हैं। फिर आपका कृत्रिम श्वसन की विभिन्न विधियों का सामान्य परिचय करिए, या तो फिर प्राकृतिक या श्वसन कृत्रिम श्वसन क्रिया में अंतर बताना है। फिर उसके बाद है आपका आखिरी प्रश्न, सिलाई किट से आप क्या समझती हैं। सिलाई कटाई की आवश्यकता वस्तुओं एवं आवश्यक वस्तुओं एवं उपकरण का परिचय दीजिए। या फिर है पाक क्रिया से आप क्या समझती हैं, पाक क्रिया में मुख्य उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। तो ये है आपके जो पेपर, वो पूरा आपको सही तरीके से करना है। और मैंने आपको बताया है, मैं आपके एग्ज़ाम से पहले आपको तरीका भी बता दूंगी लिख के कि आपको कैसे पेपर को हल करना है, और कैसे शब्द आपके पूरे शब्द पूरे हो जाएंगे, और वो कापी देखने में भी भरी भरी लगेगी, और जो एग्जामिनर है उन्हें देखने में भी अट्रैक्टिव लगेगा। तो एक पूरा मैं पेपर हल करके आपको दिखाऊंगी, एक क्वेश्चन लिख के दिखाऊंगी आपके लघु उत्तरी प्रश्न और विस्तृत प्रश्न के, कि आपको कैसे पेपर हल करना है। और जो भी बहनें
तैयारी कर रही हैं, जो भी बेटियां तैयारी कर रही हैं टीजीटी पीजीटी की, तो वो लोग भी बिल्कुल परेशान नहीं हो। कुछ वीडियो मैं डाली हूँ और मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को हर दिन एक वीडियो दूँ, ताकि आपकी जो तैयारी है वो और अच्छे से हो जाए। मैं कोशिश करूँगी ज़रूर। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मैं भी एक टीचर हूँ और उसमें से समय निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं वीडियो थोड़ा कम बना पाती हूँ। पर मैं कोशिश करूँगी कि छोटा ही सही लेकिन मैं आप लोगों को वीडियो दूँ और आप सबकी तैयारी बिल्कुल बनी रहे और आप लोग अच्छे से तैयारी करें और अपने एग्ज़ाम को अच्छे से क्वालिफाई करें। और मेरा जो लक्ष्य है, होम साइंस वाली सारी स्टूडेंट, जितनी भी स्टूडेंट है, वो सब अपनी मंजिल को पाएँ। मेरा यही लक्ष्य है और यही उद्देश्य है। बस आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो भी अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को देख रही हैं। मैं यही कहूँगी आपसे कि आप जितनी भी आपकी फ्रेंड है, जितने भी आपके दोस्त हैं, उन सबको आप बताइए ताकि उनका भी अच्छा हो सके। तो आप सब लोग उनको भी शेयर करिए और उनको बताइए ताकि वो लोग भी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सके। तो अब मैं आप सभी से अलविदा कहना चाहती हूँ। आप सभी लोग अपना मन लगाकर पढ़ाई करिए। मेहनत करने वाले हमेशा कामयाब होते हैं। तो आप सब लोग बस मेहनत करिए, बाकी फल की इच्छा मत करिए। फल जब मिलने को होगा तो आपको मिल ही जाएगा। तो अब आप सब लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए। चलिए अब आप सभी से मैं अलविदा। बाय बाय, सत श्री अकाल।